हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी योर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 हम लोग कवर करने वाले हैं। कल की जो आपको क्लास मिली थी उसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे, तो वो क्लास भी आप लोग देखिएगा। वहाँ हिस्ट्री का पूरा एक पैरा वो उठाया था पार्ट, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि आपका वो टीआरई 2 का या टीआरई 1 का पेपर था, उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग थ्योरी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं एंड साथ में सीटेट की भी क्लासें आपको मिल रही हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। आपको जो बीपीएससी की क्लास मिलती है वो डेली 2 बजे मिलती है, और जो सीटेट की क्लास मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2, जो पेपर 1 के लिए होती है वो 3 बजे और पेपर 2 के लिए जो होती है वो 5 बजे। पेपर 2 में हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी कवर कर रहे हैं, और वहीं पे जो आपको 3 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सीडीपी हो गया आपका। हिंदी पैथोलॉजी पूरी मैंने ख़त्म कर दी है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और ईवीएस की क्लास अभी स्टार्ट नहीं की गई है, वो भी आपको जल्दी क्लासेस मिल जाएंगी। तो हम ये सारी जो सब्जेक्ट हैं वो हम 3 बजे की क्लास में कंप्लीट करते हैं, और जो आपको 5 बजे क्लास मिलती है, क्योंकि सोशल साइंस जो है वो काफ़ी सिलेबस उसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी 6 से लेके 8th तक की प्रॉपर थ्योरी करनी होती है, फिर उसके क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये डेली आपको 5 बजे क्लास मिलती है, और बाकी जो सब्जेक्ट की वो आपको 3 बजे क्लास मिलती है। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से बता दी जाती है, तो आप लोग मेरे साथ भी बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करके वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो चैप्टर का नाम है प्राथमिक साम्राज्य, यानी जो प्राथमिक साम्राज्य था उसके बारे में बताया गया है, पुराने टाइम में कैसा क्या इसके साथ प्रोसेस इसका रहा। तो मगध साम्राज्य जो था एक महान सम्राट अशोक था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मगध का साम्राज्य था वो महान जो सम्राट अशोक था। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। ये जो मानचित्र दिया, देखिए मानचित्र को भी आप लोग कभी कभी थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, क्योंकि मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मानचित्र को भी एक टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। आगे चलते हैं। धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहा था। मगध का राज्य दूसरे राज्यों के सैन्य, विजयी एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिला करके बड़ा होता जा रहा था। यानी जो थे मगध के, तो वो क्या करते थे, वो दूसरे राज्य से की लड़कियों से शादी करके उनसे वैवाहिक संबंध जब बना लेते थे, तो उसके बाद उस राज्य को अपने में मिला लेते थे। सन 273 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक जो थे मगध साम्राज्य का सम्राट बना। यानी जो अशोक थे वो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के थे। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार नाम था, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, आज का पटना जो कहते हैं, वो पाटलिपुत्र थी राजधानी। आगे चलते हैं। जब राज्य बहुत बड़ा होता जा रहा था तो उसे साम्राज्य कहते हैं। यानी जब राज्य होते हैं, जब उसमें कई राज्य मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, तो उसे साम्राज्य का नाम दे दिया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 साल वर्ष पहले की थी। तो अशोक के जो दादाजी थे उनका क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। आगे चलते हैं। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, क्योंकि साम्राज्य तभी बनेगा जब बहुत सारे उसमें नगर जुड़ जाएंगे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने के मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यानी जो उज्जैन था वो उत्तर भारत के दक्षिण भारत के आने जाने वाले रास्ते में बीच में पड़ता था। नगरों में व्यापारिक, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी, क्योंकि सभी जो साम्राज्य के लोग थे, क्योंकि उसमें जो साम्राज्य तभी बनता है जब बहुत सारे नगर उसमें जुड़ जाते हैं, तो सभी नगर के जब लोग रहते थे तो सभी का खान पीन चेंज होगा, क्योंकि हर जगह का खान पीन अगर चेंज होता है, पहनावा भी चेंज होता है, थोड़ी बहुत बात जो भाषा होती है वो भी चेंज होती है, तो खान पीन जो था उनका वो भी, उसमें भी परिवर्तन था। और जो पोशाक यानी जो कपड़े पहनते थे वो उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती थी। आगे चलते हैं। अब मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र जो था नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया। ठीक है, इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था।
स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गंधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया था। तो यानी यहाँ तक इन्होंने जीत लिया था। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्ध का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों में शामिल शासन चलाने का निर्णय ले लिया। यानी पहले तक तो युद्ध करते रहे जो अशोक थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने इसका परित्याग कर दिया और कल्याणकारी उपायों में शासन चलाने का निर्णय लिया। यानी आराम से, स्वेच्छा से वो शासन करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध को उन्होंने त्याग दिया था। आगे चलते हैं। इसका भी जो रीजन रहा वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी इसी चैम्बर थ्योरी में लास्ट में है। साम्राज्य का प्रशासन कैसा रहा, इसमें बात की जा रही है। आपने देखा होगा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था, क्योंकि बड़ी सेना थी, बहुत ज़्यादा, जब उसमें राज्य मिल गए थे नगर, तो बहुत ज़्यादा लोग भी होते होंगे, तो सब पे एक लोग शासन करना इतना आसान नहीं होता था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी और मंत्री रहते थे, क्योंकि एक अकेला राजा तो सब पे शासन नहीं कर सकता, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए पदाधिकारी और मंत्री हुआ करते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा को सहयोग देते थे। राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करता था, यानी कोषाध्यक्ष जो राज्य की खजाना होता था उसकी देखरेख करता था। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था, यानी जो कर इकट्ठा करते थे वो संग्रहकर्ता करते थे। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर था, क्योंकि पुराने टाइम में और कोई रिसोर्स नहीं होते थे, जो कर मिलता था वही एक मात्र रिसोर्स रहता था। यह कुल उत्पादन का भाग 1/4 भाग होता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। यानी जो संदेश वाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह अपना संदेश पहुंचाया करते थे लोगों तक, लेकिन उन पे भी नजर रखते थे राजा के जो जासूस लोग थे, कि यहाँ एक काम जो टाइम से कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत थे, मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंदर छोटे छोटे जो प्रांत थे वो कौन कौन से थे। पहला आपका मगध, दूसरा आपका तक्षशिला, तीसरा आपका उज्जैन और चौथा है आपका स्वर्णगिरी। आगे चलते हैं। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में शासन करता था। इन नगरों और उनके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखरेख स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव का मुखिया, उसे ग्रामिक कहा जाता था, यानी जो गांव का मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहते थे उस टाइम में, के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। यानी देखरेख भी वो करते थे और कर वसूल करके बड़े अधिकारियों तक भी वो पहुंचाया करते थे। नगर का प्रशासन परिषद और उनकी 6 समितियां देखती थी, जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। यानी उसके अंतर्गत अलग अलग विभाग होते थे, सब अपना अपना कर वसूल करते थे। जैसे कृषि कर हो गया, कोई शिल्पकार हो गया, उससे कर लिया जाता था, तो सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता, यानी भाग होता था। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था। नगरों तथा गांवों में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों में के निर्णय के विरुद्ध न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायालय जहां तक संभव हो अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरते, यानी उसमें थोड़ी बहुत उदारता बरते, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए और जहाँ गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की। यानी जो अशोक था उसने काफ़ी अच्छा काम किया लोगों के साथ, जो चिकित्सालय बनवाए और निःशुल्क जो गरीब लोग थे उनकी निःशुल्क चिकित्सालय, जो वो आराम से उनका इलाज फ्री हो सकता था और उन्हें औषधियाँ भी उपलब्ध कराती थी। जो उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्यों और पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए जहाँ यात्री के सुख
सुविधा के लिए उचित प्रबंध शासन की तरफ से किया जाता था। तो यानी जो अशोक थे वो काफ़ी चीज़ें मतलब धीरे-धीरे करने लगे लोगों के लिए। भारत में आज जहाँ उड़ीसा राज्य है, वहाँ सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का एक राज्य था। तो जहाँ पे आज उड़ीसा है, वहाँ पे साम्राज्य मतलब सम्राट अशोक के टाइम पे कलिंग नाम का एक राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग हार गए, युद्ध में हजारों सैनिक और जो नागरिक थे वो मारे गए, अनेक स्त्रियां बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन मतलब जो था दुख से भर गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मार डाले गए जब, तो बहुत से छोटे बच्चे होंगे जो बेघर हो गए, बहुत सी स्त्रियां जो थी जिनके पति मर गए। तो ये सब देख करके जो अशोक थे उनका मन दुखी हो गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचना है, इसीलिए वह युद्ध छोड़ करके अपने लोगों की भलाई का काम करने लगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाया, यानी जो चट्टानें होती थी उस पर उन्होंने अपने जो संदेश थे वो लिखवाए। सम्राट अशोक का शिलालेख उसका एक अंश का क्या रहा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा लिखवाया। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि अशोक के जो शिलालेख हैं आज भी देखने को मिलते हैं तो कहाँ पे, चंदन पीर नामक पहाड़ी पर है। अशोक ने अपने शिलालेख की खुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आजाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और वहीं बनकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण बिच्छू मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रता पूर्व बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। इस तरह यानी उन्होंने जो अभिलेख लिखा है उसमें ये सारी बातें लिखी थी। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को भी यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी इस युद्ध करने की बात ना सोच सकें। तो उन्होंने इसीलिए लिखवाया था कि जब मेरे पुत्र हों तो वो भी इस बारे में ना सोचें कि हाँ हमको युद्ध करके दूसरा राज्य जीतना है, और उसके जो पुत्र होंगे यानी जो मेरे पुत्र होंगे वो भी ये ना सोचे। इसीलिए अशोक ने ये शिलालेख बनवाया था, जो अभिलेख लिखाए गए थे। अब हम लोग चलते हैं अशोक का जो है धर्म, उसके बारे में देख लेते हैं। धर्म होता है संस्कृत भाषा शब्द का धर्म, जिसको धर्म का प्राकृतिक रूप है। जो संस्कृत शब्द है धर्म का प्राकृतिक रूप है धम, ये आप लोग ध्यान रखना। अशोक ने जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखा था उसकी कई अच्छी बातें निहित थी। अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से उन उपदेशों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते थे। अशोक के धर्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उससे कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई है। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था, यानी जो उनके मिलते हैं धर्म के अनुसार जो उन्होंने बताया, तो उसमें ये उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई देवी देवता की पूजा करिए या फिर कोई यज्ञ उपासना करिए। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे, क्योंकि बहुत बड़ा सम्राट तभी बनेगा जब बहुत सारे नगर उसमें जुड़ेंगे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। उसने धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व था। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवाया था। हम लोग देख लेते हैं। भाविक अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। तो इन्होंने जो स्तंभों पर लिखवाया था वो क्या था, हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पे जो इन्होंने लिखवाया था, यह किसी जीव को मारना नहीं जाएगा और उनकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, जो 2 मोर और 1 हिरण। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे।
यानी उस टाइम तो मारे जाते थे, पर ये भी कहा गया कि भविष्य में भी ये नहीं मारे जाएंगे। नंबर 2 पे था, लोग तरह तरह के मतलब अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तब लड़के लड़कियों की शादी होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खास का बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं गुलामों और मजदूरों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से समय से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना। यानी इनका ये मानना था कि जो बीमार होते हैं लोग, मतलब शादी करवाते हैं, फिर जब बच्चे होते हैं तो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो इनसे कोई फायदा नहीं होता है विशेष। लेकिन ये कहते थे जब मजदूर हो गए, जो गुलाम हो गए, उनसे आप अच्छे से व्यवहार करिए। जो जीव जंतु हैं उन पे आप दया करिए, उनको मत मारिए। तो ये सब जो काम बताएं, ये इन्होंने कहा कि ये अच्छे काम है। नंबर 3 पे इन्होंने क्या बताया, अपने धर्म के प्रसार में संयम से बोलना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पे थोप रहे हो कि हाँ तुम मेरा धर्म स्वीकार करो। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। इस तरह से हर व्यक्ति दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि हर धर्म का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बढ़ाई करता है तो दूसरे धर्मों की बुराई करता है, तो असल में वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी बातें इन्होंने जो स्तंभ खुदवाया था उसमें इन्होंने लिखा था। अशोक के इन 3 संदेशों से आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और क्यों? ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। यानी जो ये संदेश लिखवाया गया था, इनका ये मानना था कि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे थे तो वो पढ़ लेते थे, बट बहुत ऐसे भी थे जो नहीं पढ़े थे उस टाइम में। तो जो संदेश वाहक थे इनके, उनसे इन्होंने कहा कि सबको पढ़ के सुनाया जाए जो पढ़ नहीं सकते, यानी क्योंकि वो भी समझे इस बारे में। वर्तमान जहानाबाद जैसे जिले के बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीव संपादक के साधुओं का आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुनिश्चित है। आगे चलते हैं। उनकी राज्ञा भी लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजज्ञाएं ब्रह्मी लिपि में हैं। जो अगर इनकी राजज्ञाएं लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। यानी जब ये लिखी जा रही थी तो उस टाइम में जो ब्रह्म लिपि थी उसी का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने सर्वप्रथम ब्रह्म लिपि को पढ़ा था। यानी सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप जो नामक अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने पढ़ा था सन 1837 में। ब्रह्म लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर को ढूंढिए। आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बना हुआ है। आगे चलते हैं। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। यानी जो इनके संदेश थे अपने देश में तो किया ही, बट दूसरे देशों तक भी इन्होंने पहुंचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल जो था श्रीलंका भेजा। अशोक की राज्याज्ञाएं चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खो दी गई। स्तंभों पर की गई पालिश आज भी शीशों की तरह चमकती है। यानी जो उस पर पालिश की गई थी वो आज भी शीशों की तरह चमक रही है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो यहाँ पे बनी हुई है। ये ठीक है। आगे चलते हैं। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे, जो अभी आपको मैंने दिखाया। 26 जनवरी सन 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों के इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बड़े 4 सिंहों की आकृति है, जिसके माध्यम से ये 24 तीलियों से युक्त चक्र है। इसके शीर्ष पर एक हाथी है, एक दौड़ते घोड़े एवं एक 60 सिंह की ऊंची
उभार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। चिन्ह के चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ये चित्र बना हुआ है। आगे चलते हैं। जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अर्थात सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में रदिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लोरिया अरेराज स्तंभ जो है दर्शनीय है। आगे चलते हैं। बिहार के रामपुरा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यानी जो अशोक के स्तंभ मिले हैं रामपुर में, वो जो स्तंभ मिले हैं उनको अभी राष्ट्रपति के भवन में रखा गया है। आगे चलते, इस प्रकार आप लोगों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली एवं उसके धर्म में निहित तथ्यों को जाना और समझा। यानी अशोक ने जब युद्ध किया था, ठीक है, ये चैप्टर यहीं तक खत्म होता है। जब उन्होंने युद्ध किया था, किस पे युद्ध किया था? जब उनको इस बात का दुख हुआ कि हमको अब आगे से युद्ध नहीं करना चाहिए, तो वो जगह याद रखिएगा। अभी मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और धम्म किसको कहते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखना। प्राकृत भाषा में लिखा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। किस जगह पे इन्होंने युद्ध करके, एक मिनट, ऊपर ही चैप्टर में दिया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भारत में आज जहाँ उड़ीसा है वहां पे कलिंग नाम का राज्य रहता था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, तो इन्होंने कहाँ पे पहले युद्ध की, मतलब जब कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अशोक ने कौन से राज्य पे युद्ध करके ये महसूस, मतलब वहां से महसूस किया कि अब हमको युद्ध नहीं करना है, कि उनको दुख प्रकट हुआ, तो कलिंग राज्य था। कलिंग राज्य पे जब उन्होंने युद्ध किया तो वहां पे बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए, बहुत सारी सेनाएं जो थी वो मारी गई, तो बहुत सी स्त्रियां बेघर हो गई, बहुत से बच्चे बेसहारा हो गए। तो ये सब देख करके अशोक को दुख हुआ, वहीं से उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कलिंग नाम का राज्य था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको फिर से रिपीट करा दिया। तो ये सब चैप्टर था अशोक के बारे में ही, कैसे उन्होंने युद्ध करना स्टार्ट किया। ठीक, उनके पिता का क्या नाम था, उनके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त। तो ये सब अशोक के बारे में ये चैप्टर था, क्योंकि प्राथमिक साम्राज्य है था। और साम्राज्य किसको कहते हैं? छोटे छोटे जब नगर एक में मिल जाते हैं तो बड़ा साम्राज्य बनता है, उसी को मतलब जब छोटे छोटे नगर जुड़ जाते हैं तो उसे साम्राज्य का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अशोक जो नाम का जो मतलब ये अशोक जो सम्राट हुआ था, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके सोशल साइंस में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे धम जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको संस्कृत भाषा में धम जो है प्राकृतिक शब्द है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आज जो चैप्टर नंबर आपका 9 था वो कंप्लीट हुआ। कल हम लोग चैप्टर नंबर 10 करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तभी आप जीके जीएस अच्छे से कर पाओगे। जैसे आपने ये थ्योरी पढ़ी, आपने चैप्टर पढ़ा, तो आपको ये समझ में आया कि हाँ, आप स्टोरी की तरह अगर भी कनेक्ट कर लोगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप कर लोगे। और इसकी वन शॉट में जब आप फ्री हुए या फिर जब आप थ्योरी कर लें तो 10 से 15 मिनट में आप पूरी नोट्स बना लीजिए, टू द पॉइंट लिख लीजिए। जैसे कि इसमें अशोक ने कौन से राज्य पे युद्ध करके युद्ध करना बंद कर दिया कि उनको दुख प्रकट हुआ, तो कलिंग राज्य है, उनके पिता का क्या नाम था, वो किस, उनके दादा का क्या नाम था, उन्होंने क्या क्या संदेश दिए लोगों को। तो ये सब बारे में अगर आप पॉइंट पॉइंट में लिख लेंगे तो लास्ट में आपको ईजी रहता है रिविजन करने में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आपको जो सीटेट की क्लास मिलेगी वो 3 बजे मिलने वाली है, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। 5 बजे जो आपको सोशल साइंस की क्लास मिलेगी उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू।